नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर चैप्टर से क्वेश्चन बताया था जो कि आईटीआई परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो ट्रांसफार्मर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का कुछ बेसिक क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जहां पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाता है। ए ऑप्शन यहां पर देखने को मिलता है वोल्ट में, बी ऑप्शन वाट में, सी ऑप्शन एम्पियर घंटा में और डी ऑप्शन ओम में। तो वोल्ट में तो आपका यहाँ पर पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि वोल्ट जो होता है ये वोल्टेज को दर्शाता है, तो ये तो आपका पहला ही गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया वाट, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि पावर की इकाई है वाट। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया एम्पियर घंटा में, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो बैटरी की चार्ज की स्थिति है उसकी जो क्षमता है वो आपका बताता है एम्पियर आवर, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ओम में दिया गया है तो इसके बारे में आपको मालूम ही होगा, ओम प्रतिरोध को मापता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक बैटरी चार्जिंग के समय कौन सी गैस निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैटरी चार्जिंग के समय कौन सी गैस निकालती है। ए ऑप्शन दिया गया CO2 और H2O, और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया O2 और H2, सी ऑप्शन है Cl2 और H2 और डी ऑप्शन है HCl और O2। तो इसमें आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, O2 और H2। O2 और H2 कहने का मतलब ये है कि जब लेड एसिड बैटरी, मतलब जब बैटरी चार्ज होती है तो उस समय इलेक्ट्रोलाइट से हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है O2 और यहाँ पे H2। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये गैस निकलता है तो एक चीज़ का और भी यहाँ पे संभावना होता है, बैटरी जो होती है यहाँ पे फूल जाती है या कभी कभी यहाँ पे देखने को मिलता है कि ब्लास्ट भी हो जाती है, तो ये गैस यहाँ पे निकलती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया साथियों। बाकी यहाँ पे और भी यहाँ पे गैसें निकलती है लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं होती है, ये जलने की कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को भूल जाइए, केवल आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया NaCl। NaCl कहने का मतलब यह है कि ये नमक को यहाँ पे दर्शा रहा है, तो बैटरी में तो नमक होता ही नहीं है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो बैटरी होती है साथियों उसमें आपको देखने को मिलता है लेड एसिड। तो लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है, जो कि एक तरह से डिस्क वाटर होता है, एक इसमें मिलाया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ये आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया अमोनिया। हालांकि आप सभी को मालूम है अमोनिया जो होता है ये बैटरियों में नहीं होता है, एक तरह से एक एल्काइन होता है, ये जो बैटरियों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया जल। तो यहाँ पे केवल आप ये कहेंगे कि जल का प्रयोग हम यहाँ पे बैटरी में करते हैं, तो ये गलत है। ये एक तरह से अलग यहाँ पे जल आता है जो बैटरी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे भी जल से करंट उत्पन्न नहीं होता है, तो ये आपका पहला यहाँ डी ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी का जीवन काल किस बात पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन केवल वोल्टेज पर, जो कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि केवल वोल्टेज से जीवन इसका तय नहीं होता है कि इतने दिनों तक ये चलेगा, ये आपका गलत है। बी ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रोलाइट के रंग पर,
तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि रंग रूप से यहाँ पे कोई भी संबंध इसका नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन देखिए उपयोग और रख रखाव पर, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब बैटरी को आप अधिक चार्ज करते हैं, या जब आप डिस्चार्ज करते हैं, या जब आप ओवरलोडिंग देते हैं, ये तो उस समय क्या देखने को मिलता है, जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका स्तर जो होता है वो गिर जाता है, और उसी से जीवन काल पे इसके प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि जब वो ज़्यादा यहाँ पे आप ओवरलोड देंगे या जब ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें होता है उस पे प्रभाव पड़ता है, और उसी के कारण ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। यहाँ पे जीवन काल का मतलब यही है कि ज़्यादा दिन चले, इसी का मतलब है, या कम दिन चले, इसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका उपयोग और रख रखाव पर, या उपयोग आप कह रहे हैं, उपयोग में यही आपका आता है कि आप ज़्यादा इसको चार्ज न करें या ज़्यादा डिस्चार्ज न करें, तो ये बैटरी आपका कम दिन चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन है बैटरी के वजन पर, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। बैटरी के वजन से कोई भी मतलब नहीं होता है कि बैटरी का वजन यदि ज़्यादा है तो बैटरी कम दिनों तक चलेगी, या बैटरी का वजन यदि कम है तो कम दिनों तक चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि बैटरी में वोल्टेज कम है तो इसका कारण क्या हो सकता है। बैटरी का यदि वोल्टेज कम है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का जो स्तर है वो कम है, ऐसा आप कह सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशनों में भी आप कह सकते हैं। अधिक वोल्टेज चार्जिंग भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का इस पे प्रभाव पड़ता है और उसके कारण वोल्टेज कम भी होता है, तो इसका यहाँ पे इसका रीजन बन सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का स्तर भी कम होना आप कह सकते हैं। अधिक वोल्टेज चार्जिंग भी आप कह सकते हैं, डिस्चार्जिंग भी कह सकते हैं, अधिक आप डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे रिवर्स पोलरिटी, ये भी यहाँ पे संभावना बनती है, तो ये भी आपका सही है। इसमें आपका जो डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी या सभी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की करंट सप्लाई दी जाती है। ट्रांसफार्मर में इनपुट जो सप्लाई दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, तो वो ध्यान रखिएगा, केवल एसी दिया जाता है, डीसी तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि डीसी से ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डीसी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, एसी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पे कार्य करता है, और एसी पे कार्य करता है, उसी के कारण क्या होता है, इसमें फ्लक्स बनता भी है और ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे दिया गया एसी और डीसी, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे स्थैतिक करंट कहना, तो ये अभी आपका गलत है, क्योंकि कोई भी इसमें स्थैतिक करंट नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला प्रमुख लोहा कौन सा होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो प्रयोग किया जाता है लोहा, वो कौन सा लोहा होता है, तो एक तरह से सिलिकॉन स्टील होता है। यहाँ पे सिलिकॉन स्टील ही होता है साथियों, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है, सिलिकॉन स्टील, इसी का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील कोर का प्रयोग किया जाता है, आयरन लॉस जो होता है इसके कारण क्या होता है, कम होता है, तो इसी कारण हम सिलिकॉन स्टील का भी प्रयोग करते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे दिया गया लोहे की छड़ का, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, लोहे का छड़ का और स्टील पाइप दिया गया, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे दिया गया कापर वायर, तो कापर का हम वाइंडिंग में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका भाग है उसको हम कहेंगे कि लोहा का बनाया जाए, तो ये आप कहना बिल्कुल गलत है। ये आपका सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का कार्य क्या है। ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाना, तो टेप चेंजर का जो काम होता है वो साथियों वोल्टेज को बढ़ाना नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, और नहीं वोल्टेज को घटाना इसका काम होता है। एक तरह से चेंजर का मतलब आप यहाँ पे समझ ही सकते हैं, चेंज करने की बात किया जा रहा है, तो आप इसको पकड़ सकते हैं ऐसे भी, इसको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि टेप चेंजर जो होता है वाइंडिंग की जो टैपिंग होती है उसको बदलकर वोल्टेज के ऊपर नीचे करने के बाद ये कंट्रोल किया जाता है इसको। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन है करंट बदलना, तो ये भी गलत है, क्योंकि करंट पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो ये आपका कहना गलत है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में साथियों पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले किसके लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बुकोज रिले होता है वो किस लिए होता है, तो जो अंदर की दोष होती है उसको पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक तरह से बुकोज रिले होता है ये, जो कि उसमें गैस होता है और उसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अंदर की चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे कोई फॉल्ट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो बुकोज रिले के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं कि अंदर यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो इसका उसी का कारण इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अंदरूनी दोष की पहचान। ये आपका डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट सुरक्षा। तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि केवल यहाँ पे शॉर्ट सर्किट को पहचानने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप शॉर्ट सर्किट सुरक्षा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। और बी बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज नियंत्रण। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। वोल्टेज नियंत्रण के लिए तो टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया आरटीडी या थर्मोस्टेट। तो ये थर्मोस्टेट वृद्धि ये आपका अलग चीज़ है। तो ये आपका तापमान वृद्धि ये आपका आरटीडी या थर्मोस्टेट के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी बदल दी जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए, ट्रांसफार्मर की यदि आप फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है आप यदि बदलते हैं तो ट्रांसफार्मर का पूरा यहाँ पे चांस होता है जलने का। जी हाँ साथियों, ट्रांसफार्मर जल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर जल सकता है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होने पर क्या होता है कि जो कोर होता है वो एक तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है और अधिक करंट उसमें प्रवाहित होने लगता है और ट्रांसफार्मर यहाँ पे जलने की पूरी यहाँ पे चांस होती है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।